स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स के अंदर इंडियंस का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही रहा। चाइना के अंदर ये जो 19 नंबर ऑफ एशियन गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। चाइना का जो सिटी है होंगजाओ वहाँ पे इन एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियंस के द्वारा 107 जो टोटल मेडल्स है वो यहाँ पे सिक्योर किए गए हैं। अब देखिए कि उन्हीं प्लेयर्स से पीएम सर के द्वारा इंटरेक्ट किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट एशियन गेम्स के बारे में तो एशियन गेम्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि जो कंट्रीज हैं एशिया के उनके बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशंस है वो डेवलप हो सके। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। 1951 के समय जो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे? इंडिया के द्वारा। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? न्यू दिल्ली का जो एरिया है न्यू दिल्ली के अंदर इस एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। क्या इसके अलावा भी इंडियंस के द्वारा जो एशियन गेम्स है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं? स्टूडेंट्स 1982 के समय हमारे ही कंट्री के द्वारा में जो एशियन गेम्स है ऑर्गेनाइज किए गए थे न्यू दिल्ली के अंदर में ही। और वहाँ पे आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो अप्पू एलिफेंट है उसको ये बेसिकली मस्कट के रूप में शो किया गया था 1982 के एशियन गेम्स के अंदर में। अभी जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं उनका कौन सा नंबर है? 19 नंबर ऑफ एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किए जाते हैं? एशिया का जो ओलंपिक कमेटी है, एशिया का जो ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उसके द्वारा इन एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 टाइम्स इंडियंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। 19 नंबर ऑफ एशियन गेम्स चाइना के अंदर हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? होंगजाओ नाम का सिटी है। कितने मेडल सिक्योर किए? 107 टोटल मेडल हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर में। फर्स्ट टाइम इंडियंस का 100 प्लस जो मेडल का जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो 20 नंबर के जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? क्योंकि 19 चाइना के अंदर हुए हैं। 20 नंबर के जो एशियन गेम्स है 2026 के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे और वो होंगे स्टूडेंट जापान के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द एशियन गेम्स जो यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर ये फोटो दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के एक मिनिस्टर के द्वारा कुछ कास्ट बेस्ड जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। उसके बाद में उनके द्वारा बेसिकली रिजाइन किया गया है। तो हमारे लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो तो बेसिकली एक तो आपको आर्टिकल 15 के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी पर्सन से आप नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि कास्ट 22 जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है इनके द्वारा, तो इनके द्वारा वहाँ पे रिजाइन किया गया है। सबसे पहले हमारे लिए जो पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है पुडुचेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स पुडुचेरी बेसिकली फ्रेंच का कॉलोनी हुआ करता था, बेसिकली फ्रेंच का कॉलोनी हुआ करता था। और 1962 के समय इंडिया के साथ इसको ज्वाइन किया गया 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर इसको ऐड किया गया। इंडिया में जो पुडुचेरी के एरियाज हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तो 4 इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटर्स हैं जिनको ज्वाइन करते हुए पुडुचेरी है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप देखिए कि जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यनम। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यनम। अगर हम बात करें तमिलनाडु के एरिया के अंदर में तो जस्ट जस्ट साउथ ऑफ द डेट चेन्नई, जो चेन्नई आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, कंप्लीटली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है तमिलनाडु के अंदर में। तो जो चेन्नई का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट पुडुचेरी। और पुडुचेरी के ही साउथ के अंदर एक जगह है उसका नाम है कराईकल, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इवन वहाँ पे एनआईटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है एनआईटी कराईकल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक केरल के अंदर में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला है वहाँ पे इनका जो माहे नाम का जो सेंटर है, माहे नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से जो पुडुचेरी है उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है? यनम है। पुडुचेरी कहाँ है? सदर्न पार्ट ऑफ जेट मद्रास, मद्रास का जो सदर्न पार्ट है, चेन्नई का सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। और उसके ही सदर्न पार्ट के अंदर में कराईकल है, एनआईटी कराईकल, वहाँ पे काफ़ी फेमस एक इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें केरल के अंदर है, केरल के अंदर जो सेंटर है उसका क्या नाम है? माहे। उसका क्या नाम है? माहे। दिस इज ऑल अबाउट द पुडुचेरी। अब आपको पुडुचेरी के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए। अरबिंदो घोष के बारे में आपने रीड किया हो। अरबिंदो घोष जो हमारे इनिशियल फेज में जो गरम दल के जो नेता हुआ करते थे, जब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के रूप में हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो डिवाइड हुआ करता था इनिशियल फेज ऑफ 20th सेंचुरी।
1900 के आसपास जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ करते थे। एक एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है, एक मॉडरेट लीडरशिप है। मॉडरेट्स बेसिकली यहाँ पे प्रेयर एंड पेटिशन के अंदर बिलीव किया करते थे कि लेटर लिख के यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को सेंड करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको आप सोल्व कीजिए। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली मूवमेंट बेसिस पे यहाँ पे जो मूवमेंट को बिल्डअप करना चाहते थे, जनता को अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी खड़ा कर सकें, उनको यहाँ पे मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंदर एक आप कॉन्सेप्ट के बारे में आपने रीड किया होगा, लाल बाल और पाल। लाल बाल और पाल के बारे में आपने रीड किया होगा। इन्हीं के साथ एक एसोसिएटेड पर्सन है, उनका नाम है अरबिंदो घोष, जिन्होंने लेटर फेज में आफ्टर द 1907 के अंदर जो सूरत का जो स्प्लिट होता है उसके बाद में आप देखिए कि अरबिंदो घोष यहाँ पे सेंट का जो रूप है वो लेते हैं और उन्होंने योगा को प्रमोट किया था उनके एरिया के अंदर में। अरबिंदो का एक अलग से फिलोसफी भी है। तो पुडुचेरी का एरिया है उनका, जहाँ पे उनके द्वारा उनका आश्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे कभी अगर आप पुडुचेरी विजिट करते हो तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट पुडुचेरी। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए। पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में आप बताना। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आप देखिए कि 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 के समय में। तो उस एक्ट के थ्रू कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे दिल्ली के अंदर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 10%। टोटल सीट कितनी है दिल्ली के अंदर, 70 में से आप 10% देखिए कि ओनली 7 लोग हैं जो मिनिस्टर बन सकते हैं। नॉर्मल स्टेट्स के अंदर ये प्रोविजन कितना देखने के लिए मिलेगा, पहले तो अनलिमिटेड हुआ करते थे बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इसको क्या कर दिया गया कि जो टोटल सीट है उसका जो 15% लोग हैं उन्हीं को आप मिनिस्टर है वो बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए कि 3 ऐसे प्रोविजन है दिल्ली के जो यहाँ पे दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है, जिसके अंदर लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है। ये 3 ऐसे एरियाज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है दिल्ली का, गवर्नमेंट का। तो पुडुचेरी के अंदर ऐसा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, एलजी क्या मोर पावरफुल है वहाँ पे, उसके बारे में आप रीड करना। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं 239 ए, इन सभी के बारे में आपको रीड करना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 बेसिकली क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अपने कानून है, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है वो बना सकते हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन, कि पीस के रिगार्डिंग में, पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, इन 3 के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे कानून है वो बना सकता है प्रेसिडेंट। कहाँ कहाँ पे बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कानून, आप देखिए कि अंडमान एंड निकोबार में बनाया जा सकता है। अंडमान निकोबार के अलावा यहाँ पे देखिए कि लक्षद्वीप के अंदर बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग टेरिटरी हुआ करते थे, पर 2019 के समय दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो गुजरात के पास सिचुएटेड हैं, दमन एंड दीव, और अगर हम बात करें दादर एंड नागर हवेली जो महाराष्ट्र के पास सिचुएटेड हैं, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो देखिए कि यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरी हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर हम बात करें दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, और इसके अलावा पुडुचेरी। तो ये जो बेसिकली जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंट समय में, इनके रिगार्डिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में अंडर द आर्टिकल 240। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल 240 तो हमने डिस्कस किया, जस्ट अगर हम 100 आर्टिकल्स आगे इसके बारे में डिस्कस करें, आर्टिकल 340 भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 340 हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमीशन है वो स्टैब्लिश किया जा सकता है। कमीशन किसके रिगार्डिंग में, जो हमारी सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं उनका यहाँ पे एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में जो कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आप देखिए कि 2017 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल 340। तो 240 एंड 340 इस तरीके से आप याद रख लेना कि दोनों में प्रेसिडेंट के द्वारा ही रोल है। एक के अंदर 340 के अंदर बेसिकली
रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव में, एग्जामिन करने के पर्सपेक्टिव में है। जस्टिस रोहिणी कमीशन को इस्टेब्लिश किया प्रेजेंट समय में। और 240 है पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2010 के समय का कोई इंसिडेंट है जिसके अंदर में हमारी जो राइटर कम्युनिटी से जो पर्सन बिलोंग करते हैं, अरुंधति रॉय एंड और भी काफ़ी सारे एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हैं, सेपरेशन की वो बात करते हैं। उनके रिगार्डिंग में जो केस है उसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया है। उनका जो नेम है वो आया है केस के अंदर में, एलजी के द्वारा ऑर्डर्स दिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। तो अरुंधति रॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइटर हैं, राइटर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। कभी कभी एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे स्पेशल पीसीएस के पेपर्स में, कि आपको इनका कोई बुक का नाम दे दिया जाएगा। अगर इनकी कोई बुक है वो रिलीज हुई है या अगर ये न्यूज़ के अंदर है तो बुक का नेम आपको दे दिया जाएगा, अगर पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसे जो देखने के लिए मिलते हैं पर्सन इन न्यूज़ टाइप के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में है। इजराइल के द्वारा जैसे ही हमस के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर में, इजराइल ने रिटेलिएटरी जो अटैक किया यहाँ पे, और गाजा का जो बॉर्डर है उसको कम्प्लीटली सीज करने का इजराइल का प्रोविजन देखने के लिए मिल रहा है कि गाजा को हो सकता है कि कम्प्लीटली जो सीज कर लिया जाए इजराइल के द्वारा में, और यहाँ से हमस को बेसिकली निकाल दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पीएम है उनके द्वारा इंटरेक्ट किया गया है इजराइल के साथ में। इजराइल से रिगार्डिंग में अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो ओपिनियंस हैं, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर में। आप रीड कीजिए हर तरीके का जो एडिटोरियल आर्टिकल है। जो इंडिया के जो रिलेशंस है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1992 का जो हमारा गवर्नमेंट है पीवी नरसिम्हा राव, उस समय में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इनके साथ में इस्टेब्लिश हुए थे। उससे पहले हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो नहीं हुआ करते थे। हम यहाँ पे दोनों को एक साथ डील किया करते थे, पैलेस्टाइन एंड इजराइल को। आप देखिए कि 2017 के समय जब हमारे पीएम सर वहाँ पे विजिट के लिए गए इजराइल के लिए, तो उन्होंने बेसिकली वो वहाँ पे पैलेस्टाइन का जो विजिट है उसके लिए नहीं गए, वो ओनली इजराइल का विजिट के लिए गए थे। तो डिहाइपेनेशन का जो पॉलिसी है वो इंडिया के द्वारा वहाँ पे अडॉप्ट किया गया। एक क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि टू स्टेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से स्टेट, कौन से कंट्रीज के रिगार्डिंग में है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इंडिया ने कौन से कंट्री से जो अपना पॉलिसी है उसको डिहाइफेनेट किया है, कौन से दो कंट्रीज में डिहाइपेनेशन का जो पॉलिसी है इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है, हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किया है। इस स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में कुछ रिसेंटली अमेंडमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर में बेसिकली आप पार्टीज को आप डोनेट करोगे, पार्टीज को अपना जो पैसा है आप डोनेट कर सकते हो। कब आप डोनेट कर सकते हो? तो डोनेशन का जो प्रोसेस है वो 4 मंथ्स के लिए इसका ओपनिंग है। 4 मंथ्स में इसमें बेसिकली बताया गया है कि जनवरी का दिन है, जनवरी का जो मंथ है, अप्रैल का जो मंथ है, अप्रैल के अलावा आप देखें कि यहाँ पे जुलाई है और जुलाई के बाद में यहाँ पे अक्टूबर है। तो ऐसे ये 4 मंथ्स है जिसके अंदर इसका ओपनिंग होता है। 4 मंथ्स के अंदर में कुछ टाइम पीरियड डिसाइड है, 10 डेज या 15 डेज के लिए यहाँ पे ओपनिंग होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। उस समय में आप खरीद के अपना जो मनी है उसको डोनेट कर सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इसकी जो अनोनिमिटी है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो रेज किए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की रिगार्डिंग में। रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर में क्या कॉन्सेप्ट आया था स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट ये है कि जनरल इलेक्शंस जब होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 1 मंथ का जो स्पेशल ओपनिंग है उस ईयर इसको मिलेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेशल 1 ईयर का जो ओपनिंग है जनरल इलेक्शंस के समय मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर दिसंबर में, तो स्टेट के अंदर भी यहाँ पे ओपनिंग का किया गया है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शंस होंगे तो 15 डेज के लिए यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ओपन किया जाएगा। आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो जनरल इलेक्शन के अंदर डिफरेंटली एक जो सेपरेटली 1 मंथ दिया गया है, स्टेट के अंदर 15 डेज का समय दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो मनी है वो आप कैसे डोनेट करोगे? एसबीआई की जो सिलेक्टेड ब्रांचेज हैं वहाँ पे इसका ओपनिंग होता है। आप 1000 मनी दे सकते हो, आप 10,000 यहाँ पे पैसा है वो डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए 1 लाख है, 10 लाख और 1 करोड़ भी है। तो 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का जो पैसा है वो आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। 15 डेज इसका वैलिडिटी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसको निकाला जाएगा वहाँ से। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 अक्टूबर को यहाँ पे सुना जाएगा।
31 अक्टूबर का जब भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि दो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। एक तो आप देखें कि हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनका यहाँ पे जन्म है, तो उन्हीं की वजह से यूनिटी डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था कभी 31 अक्टूबर के समय में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका जो स्टैच्यू है वो कहाँ पे लगा है स्टूडेंट्स? केवड़िया गुजरात के अंदर में। आपको पता होना चाहिए केवड़िया गुजरात के अंदर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसको लगाया गया है। पिछले 1 ईयर से काफ़ी सारे स्टैच्यूज हैं और न्यूज़ के अंदर में हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है। अभी रिसेंटली एक मध्य प्रदेश के अंदर में जो शंकराचार्य का जो स्टैच्यू है वो लगाया गया है, स्टैच्यू ऑफ वननेस है। ऐसे अलग अलग तरीके के जो स्टैच्यूज हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर लगाए गए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उससे लोग कनेक्ट हो सके, उसके बारे में याद रख सकें। इसी के रिगार्डिंग में फर्स्ट इवेंट हमने रीड किया कि वल्लभ भाई जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हीं से रिगार्डिंग में है। सरदार का टाइटल के बारे में आपको उनका पता होना चाहिए। सरदार का जो उनको टाइटल है वो महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कहाँ की महिलाएं? 1926 के समय, 26-27 के समय एक मूवमेंट हुआ था। सूरत अगर आप विजिट किए हो कभी, गुजरात के अंदर जो सूरत है, सूरत के जस्ट आपको ईस्टर्न साइड में एक छोटा सा शहर है बारडोली। बारडोली नाम का एक छोटा सा शहर है बारडोली, वहाँ पे बेसिकली ये सिचुएटेड है। वहीं बारडोली के पास ही सिचुएटेड है स्टूडेंट काकरापर नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, बारडोली के जस्ट आफ्टर द 10-20 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर ही जो काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी वहीं पे सिचुएटेड है। तो ये वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। सरदार के टाइटल के बारे में डिस्कस किया। 31 अक्टूबर के दिन ही 1984 के समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उनका भी असैसिनेट कर दिया गया था उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट द सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द 31 अक्टूबर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका जो केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुना जाएगा। क्या वो मनी बिल का पार्ट है या फाइनेंस बिल के थ्रू इसको पास करवाया गया था 2017 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। जो हमारी ट्राई सर्विस है उनके इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स एक तो आपको हमारा जो कंट्री का जो जॉइंट थिएटर कमांड है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का जो जॉइंट थिएटर कमांड है वो कहाँ है। क्या वो अंडमान निकोबार के अंदर है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर में? या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है लिटिल बिट, तो आप आसानी से इसका जवाब आप दोगे कि जो जॉइंट थिएटर कमांड है इंडिया का वो कहाँ पे है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो प्रेजेंट समय में जो CDS है उनका क्या नेम है? अनिल चौहान है। इससे पहले हमारे जो फर्स्ट CDS हुआ करते थे उनका क्या नाम था स्टूडेंट? जनरल बिपिन रावत है। उनका नाम क्या हुआ करता था? जनरल बिपिन रावत है। एक ऑन ड्यूटी वो विजिट के लिए जा रहे थे, कहाँ पे? हमारा जो सदर्न इंडिया के अंदर डिफेंस का स्टडीज़ का एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वो विजिट के लिए जा रहे थे। तो आप नाम देखना उस इंस्टीट्यूशन का जो नेम है वो कम्प्लीटली ऐसा है कि जैसे ओकलैंड नेम है या इस तरीके से कुछ नेम है, जैसा आपको न्यूजीलैंड के अंदर एक सिटी का नाम है वैसा ही उसका नेम है कम्प्लीटली। तो वहाँ पे हमारा डिफेंस का कुछ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की वो मीटिंग के लिए बेसिकली जा रहे थे स्टूडेंट। उसी समय में उनका जो चॉपर है वो क्रैश होने की वजह से उनका डेथ हुआ था। अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत के बारे में तो फर्स्ट CDS थे हमारे कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, 1999 में जब कारगिल वॉर का सिचुएशन हुआ तो उस समय आफ्टर द कारगिल वॉर के बाद में हमारे यहाँ पे कमेटी बना। कमेटी के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमारे यहाँ पे एक CDS होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे एडवाइज़र होना चाहिए जो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके कि हमको क्या डिसीजन लेना है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि कारगिल वॉर के समय ऐसा काफ़ी सारा मिसमैच है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि एयरफोर्स का यूज़ करना है या नहीं करना है, एयरफोर्स का यूज़ करना है या नहीं करना है। या आप देखिए कि अलग अलग हमारे जो विंग्स हैं डिफेंस फोर्सेज के, एयरफोर्स, नेवी है और हमारा जो आर्मी है, तो इन तीनों का जो यूज़ कब करना है, क्या जॉइंट वे में यूज़ करना है, तो उसके लिए रिगार्डिंग में एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर होना चाहिए जो गवर्नमेंट को उस समय में एडवाइस कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कारगिल रिव्यू कमेटी बना था, जो कारगिल रिव्यू कमेटी है, किसने हेड किया था कारगिल रिव्यू कमेटी को? के सुब्रमण्यम नाम के जो पर्सन है, के सुब्रमण्यम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको हेड किया गया था। स्टूडेंट्स क्या ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो प्रेजेंट समय में
एस जयशंकर सर हैं, उनसे रिलेटेड हैं क्या? तो आप एक बार इसके बारे में देख लेना जब भी आपको समय मिले उस समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कारगिल रिव्यू कमेटी, कि कारगिल रिव्यू कमेटी जो के सुब्रमण्यम सर के द्वारा हेड की गई, उनके द्वारा इसको बताया गया कि हमारे यहाँ पे जो सीडीएस है उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर हो। अगर हम सीडीएस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, ये मिलिट्री हेड होते हैं, परमानेंट चेयरमैन होते हैं, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के। इसके अलावा स्टूडेंट 4 स्टार जनरल होते हैं, 4 स्टार जनरल होते हैं। 4 स्टार जनरल के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि इनके द्वारा यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी होते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, उन दोनों के ये मेंबर हुआ करते हैं। इनके द्वारा गवर्नमेंट को एडवाइज किया जाता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है या कोई स्ट्रेटजिक यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई नए वेपन्स हैं वो खरीदने हैं, उसके अंदर एडवाइस भी इनका देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे ही इनके द्वारा ऑफिस अगर वैकेंट की जाती है, ऑफिस से डेमिट करते हैं, तो उस समय में क्या ये कोई प्राइवेट फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट 5 ईयर आफ्टर द ऑफिस के रेजिग्नेशन के बाद में, ये 5 ईयर आफ्टर द यही कोई प्राइवेट फर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट के द्वारा इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? सीडीएस को स्टूडेंट्स नहीं किया जा सकता आफ्टर द, अगर सर्विस को वो वहाँ से सीडीएस का जो पोस्ट है उसके जाने के बाद में उनको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उस प्लेस के बारे में रीड करना आप, जो डिफेंस का हमारा एक इंस्टीट्यूशन है सदर्न इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरबी के बारे में है, मोरबी के अंदर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, वहाँ पे बेसिकली एक जो ब्रिज हुआ करता था जिसको झूलता हुआ ब्रिज के रूप से हम जानते थे। लास्ट ईयर आपने रीड किया होगा इसके बारे में काफ़ी कुछ, झूलता हुआ ब्रिज के रूप से हम इसको जानते थे कि, और मोरबी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गुजरात का ये सिटी है। तो उसके रिगार्डिंग में जो एसआईटी वहाँ पे बनाया गया, एसआईटी का रिपोर्ट आया है कि जो सीरियस लैप्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं उस समय में। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस लैप्स है वो देखने के लिए मिले हैं, और 135 जो पीपल्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ था मोरबी के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोरबी के लोकेशन के बारे में, तो ये देखिए कि हम गुजरात को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, गुजरात को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आप देखें कि ये तो बेसिकली रन ऑफ द कच्छ है, ये तो बेसिकली रन ऑफ द कच्छ का एरिया है यहाँ पे आपका। और ये जो एरिया है जिसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो सिटी देखने के लिए मिलेगा, उस सिटी के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जामनगर है यहाँ पे। जामनगर का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे राजकोट है, जामनगर है, राजकोट है। यहाँ पे जो सिचुएटेड है उस जगह का नाम है मोरबी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सुरेंद्र नगर है, यहाँ पे सुरेंद्र नगर है। अगर आप गुजरात विजिट किए होंगे कभी, आपको लिटिल बिट मैप्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, और ना हो तो एक बार ज़रूर से देखना, क्योंकि यहाँ मोरबी के अंदर एक रिवर है वो फ्लो करती है। लास्ट ईयर वो न्यूज़ के अंदर थी, हो सकता है यूपीएससी के द्वारा 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मच्छू नाम की एक नदी है, जो मच्छू नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और ये ब्रिज उसी के ऊपर यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का लैप्स देखने के लिए मिला है, सीरियस लैप्स था, जिसकी वजह से यहाँ पे 135 जो पीपल्स है उनका डेथ हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोरबी के बारे में, तो मोरबी हमारा जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 70% इंडिया का जो आपको जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उसके अंदर में मोरबी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रिविलेज कमेटी के बारे में है, प्रिविलेज कमेटी के अंदर जो रमेश बिदूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बुलाया गया था, ये वहाँ पे नहीं गए। प्रिविलेज कमेटी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि स्टूडेंट जो प्रिविलेज कमेटी है, जो प्रिविलेज कमेटी है इसके अंदर में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में आपको 15 मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा में आपको कितने मेंबर देखने के लिए मिलेंगे? 10 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रिविलेज कमेटी के अंदर में। लोकसभा में जो मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनको किसके द्वारा, यहाँ पे आप देखिए कि डिप्टी चेयरमैन के द्वारा इसको हेड किया जाता है। राज्यसभा के अंदर में जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं उनके द्वारा प्रिविलेज कमेटी को हेड किया जाता है, और ये प्रिविलेज को यहाँ पे एग्जामिन करते हैं जो आर्टिकल 105 के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिए गए हैं, कहीं प्रिविलेज का यहाँ पे वायलेशन तो नहीं हुआ। आप देखिए कि इसके 105 के रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पर्सन है उनसे रिलेटेड, क्या प्रिविलेज की वजह से कहीं वो ब्राइबरी का कारण तो नहीं बन रहा है? कहीं ऐसा नहीं है कि सील्ड उनको जो दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, उसकी वजह से कोई ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रिविलेज है उसका आड़ लेते हुए, उसका यूज करते हुए
आप ब्राइबरी का काम कर सको या ऐसा जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दो जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई भी वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट हो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस के थ्रू बेसिकली जो प्रिविलेज है उसको एग्जामिन भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली। तो ये प्रिविलेज कमेटी के बारे में है। लोकसभा में जो कमेटी होती है कितने मेंबर हैं? 15। राज्यसभा में 10 मेंबर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, तो आप देखिए कि इनको बेसिकली मोहनदास के नाम, मोहनदास इनका ओरिजिनल नेम है, मोहनदास करमचंद गांधी। और आप देखिए कि कभी कभी हिस्टोरियंस के द्वारा एक बात बोली जाती है कि मोहनदास को जो महात्मा बनाने का जो रोल है वो कहाँ पे रोल देखने के लिए मिला? साउथ अफ्रीका के अंदर में। क्योंकि गांधी जी 1993 के अंदर में 1993 के अंदर जो दादा अब्दुल्ला नाम के जो पर्सन है उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। बट वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने देखा कि वहाँ जो इंडियन लेबरर्स को जहाँ पे इनवाइट किया गया है, इंडियन लेबरर्स की जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इंडियन लेबरर्स को वहाँ पे क्यों लेके गए थे? आप देखिए कि वहाँ पे जो शुगर प्लांटेशन के अंदर में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको वहाँ पे लेबरर्स के रूप में ले जाया गया था उस समय में अफ्रीका के अंदर में। तो इंडियन लेबरर्स की कंडीशंस के रिगार्डिंग में गांधी जी वहाँ पे काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्ड करते हैं। और गांधी जी ने इंडिया के अंदर जो भी प्रैक्टिस किया, चाहे आप देखिए कि इंडिया के अंदर इनके द्वारा जो भी मूवमेंट्स चलाए गए गांधी जी के द्वारा, सभी के सभी मूवमेंट्स का जो प्रैक्टिस है, ऐसे बोलते हैं कि जो नेट के ऊपर जो प्रैक्टिस है वो गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर ही कर लिया था। इंडिया के अंदर तो आके सिर्फ उसको मैच के अंदर एग्जीक्यूट किया और इंडिया को जो फ्रीडम है वो दिलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले की। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे गांधी जी जब इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के अंदर सबसे पहले वो ट्रैवल करते हैं। उस समय होम रूल मूवमेंट चला करता था इंडिया के अंदर, एनी बेसेंट एंड जो तिलक हैं उसको लीड कर रहे थे उस समय में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि होम रूल मूवमेंट के अंदर गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस समय इंडिया का वो ट्रिप के लिए निकलते हैं, इंडियंस की जो कंडीशंस है उसको जानते हैं, यहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या कांग्रेस सभी इंडियंस को साथ लेने में सक्षम है या नहीं है। इस तरीके की चीज़ें गांधी जी के द्वारा एग्जामिन की गई थी उस समय में। और गांधी जी के बारे में गांधी जी को एक चीज़ अंडरस्टैंड आया कि कांग्रेस के द्वारा सभी लोगों की जो आवाज़ है वो नहीं उठाई जाती है। उस समय में आप देखिए एक तो कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता था, इंग्लिश के अंदर बातें होती थी, कॉमन पीपल्स को समझ में नहीं आती थी। तो गांधी जी जब 1920 के अंदर में, जब 1920 का कांग्रेस सेशन होगा तो यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस का जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर में। और 1920 के सेशन में आप देखें कि वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उसको ऐड करने की बात की गई है। 1920 के इसी सेशन के अंदर में यहाँ पे जो प्रोविंशियल कमेटीज़ हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। एक 1920 के समय में एक स्पेशल सेशन को भी बुलाया गया था और उस स्पेशल सेशन को जो हेड करने वाले जो पर्सन हैं वो हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। 11 नवंबर के दिन उनका हम जो नेक्स्ट मंथ जो 11 नवंबर आएगा उसको हम उनका जो एजुकेशन डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थडे को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1920 के समय इस तरीके से चेंज किया, लोगों को जो ज्वाइन किया कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कॉमन पीपल्स की बात हुई। तो आप देखेंगे अगर किसी कंट्री में 90% लोग कॉमन पीपल हैं, गरीब लोग हैं, तो आपको उनका बात याद कर जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन 10% पीपल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या जो बड़ी बड़ी बातें करें जो कॉमन पीपल्स के अंडरस्टैंड में ना आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीका के अंदर उनके एडवेंचर्स की बात करें तो गांधी जी जब इंडिया में आए थे तो उनके द्वारा आश्रम को इस्टेब्लिश किया गया। अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम है। आप देखें कि उसी जगह यहाँ पे अफ्रीका में उनके द्वारा एक टोल्स्टॉय फार्म है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है इसके रिगार्डिंग में, एक छोटा सा लेक्चर 2 अक्टूबर को, तो आप जाके उसको देख लेना। गांधी जी के रिगार्डिंग में जो भी उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंडियन रेजिस्टेंस एसोसिएशन उसको बनाया, इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो निकाला गया, बोर वॉर एंड जुलू वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे अफ्रीकन्स के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियंस के, कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी उठाया जाता है वहाँ पे कि गांधी जी के द्वारा जो इंडियन कम्युनिटी की ही आवाज़ों को उनको वहाँ पे रेज किया गया, उसके अलावा वहाँ के जो लोकल पर्सनस है उनकी आवाज़ को क्यों नहीं उठाया गया गांधी जी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 अक्टूबर के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या गांधी जी रेसिस्ट हुआ करते थे? क्या गांधी जी के द्वारा वहाँ के जो लोकल पर्सनस हैं उनकी आवाज़ को क्यों नहीं रेज किया गया, ओनली इंडियंस की आवाज़ को ही क्यों रेज किया गया? और गांधी जी को केसरे हिंद नाम का जो अवार्ड है वो दिया जाता है अफ्रीका के अंदर उनके कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में। गांधी जी जब इंडिया के लिए आए थे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया आते हैं तो इसी दिन को आज देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट समय में
प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं बाहर रहते हैं उनके रिगार्डिंग में। तो अफ्रीका के अंदर उनके द्वारा एक फार्म हाउस बनाया गया था जिसको टोल्स्टॉय फार्म के नाम से जानते हैं, और इंडिया के अंदर उसका वर्जन क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, अहमदाबाद के अंदर में जो साबरमती आश्रम है। और साबरमती आश्रम के अलावा आप देखिए कि जब दांडी मार्च करते हैं गांधी जी, दांडी मार्च कब किए थे गांधी जी, 1930 के समय में। 1930 के समय भी कब किए, 12 मार्च के दिन स्टार्ट करते हैं, 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं दांडी के अंदर। वो नमक है, सोल्ट है, वो बनाते हैं। सोल्ट बनाने के बाद साबरमती को वो छोड़ देते हैं। साबरमती उनके द्वारा एक वादा किया गया था कि आज़ादी के बाद में ही मैं यहाँ पे वापस लौटूंगा, और वहाँ उसके बाद में वो शिफ्ट होते हैं वर्धा के अंदर में। वर्धा किधर है, नागपुर का जो रीजन है महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ पे वर्धा है। प्राणहिता है, पेंच है, ऐसी काफ़ी नदियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, काफ़ी कुछ है जो प्रेजेंट समय में आप रीड करते हो वर्धा के आसपास के रीजन के अंदर में। 1937 के समय में 1937 के समय में वर्धा के अंदर में जाकिर हुसैन जो हमारे लेटर फेज में वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर आएंगे। तो स्टूडेंट जो जाकिर हुसैन है उनके द्वारा वर्धा प्लान है वो जो लाया गया था, जिसमें लर्न विद स्किल के साथ का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको इंक्रीज किया गया है। पहले 6.1 हुआ करता था, अब 6.3 कर दिया गया है। इंडिया का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे फोरकास्ट है उसको बताया गया है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है, इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे रोल्स बताए गए हैं इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट क्यों इंक्रीज होगा। तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग में एडिटोरियल्स काफ़ी कुछ आएंगे अब आने वाले समय में, तो आप उनको ज़रूर से रीड करना। इसके अलावा अभी भी जो ट्रेड का जो डेफिसिट है उसके बारे में बात की गई है। इंडिया के अंदर जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो देखने के लिए मिलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के जो प्रोविजंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुड्स के अंदर में क्या है, इनकम के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, और हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट मैक्सिमम डेफिसिट के अंदर क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इंडिया के द्वारा जो सामान जो इम्पोर्ट जो यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है वो बेसिकली ऑयल का डिमांड है। हमारे यहाँ पे जो क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट किया जाता है वो यहाँ पे उसको हम फिल नहीं कर पाते हैं, हमारा जो सर्विस का एक्सपोर्ट है उसके थ्रू में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, प्रम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के बारे में है। तो बैंक्स के ऊपर ये लगाए जाते थे आरबीआई के द्वारा, बट आरबीआई के द्वारा अब कहा गया है कि जो स्टेट ओवन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर भी इनको लगाए जाएंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या हैं, बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका रेगुलेशन किया जाता है। इनको यहाँ पे प्रॉपर वे में चेकअप किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है कि कोई इनके द्वारा वायलेशन का जो प्रोसेस है वो तो नहीं है, कहीं इनका बैलेंस शीट के अंदर टू मच एनपीए तो नहीं क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली 3 प्रोविजन है। एक एनपीए का प्रॉब्लम, एनपीए को यहाँ पे चेक किया जाता है। कुछ यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिसाइड हैं कितना ही एनपीए आपको रखना है, अगर एनपीए हो गया तो उसको कैसे यहाँ से उसका रिकवरी फेज, अलग अलग जो क्राइटेरिया है इसके अंदर में आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में है कि 90 डेज का समय के बाद में उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो है उसके परस्पेक्टिव में। और थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो रिटर्न ऑफ असेट है, जो रिटर्न ऑफ असेट्स है, ये 3 ऐसे प्रोविजन है जिसके बेसिस पे जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है जो वहाँ पे वर्क करता है, जिसके अंदर अब हमारा स्टेट की जो एनबीएफसी है उनको भी रखा जाएगा। स्टेट की एनबीएफसी कौन सी हैं, जैसे पीएफसी है, आरईसी है। आरईसी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है। आईआरएफसी है, इसके अलावा आईएफसीएल है। ऐसे कुछ जो स्टेट का जो एनबीएफसी है उनको इसके अंडर में रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश का पहले तो आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड कीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हमारा मैप चेंज हुआ था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मैप चेंज होता है 1972 के समय में, तो काफ़ी सारे स्टेट्स बनाए गए थे। 2 ऐसे एरिया हैं जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। सबसे साउथ के अंदर, सबसे ईस्ट के अंदर में जो सबसे टॉप के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे डाउन के अंदर है मिजोरम। सबसे डाउन के अंदर है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या बना दिया गया था, उस समय यूटी बना दिया गया था 1972 में, जब नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो चेंज होता है। मेजरली 3 स्टेट्स उस समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं। नागालैंड इसके अंदर एक्सेप्शन है। नागालैंड को 1962 के समय ही स्टेट बना दिया गया था, क्योंकि जो डॉक्टर फिजो हैं उनके द्वारा ग्रेटर नागालिंगम जो मूवमेंट है वो चलाया गया था वहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट फिर 1987 के समय में, 1987 के समय में जो अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है इसको स्टेट बनाया गया किसके साथ में, गोवा के साथ में मिलके।
अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, उनका बेसिकली एक कुछ राइटिंग है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे टू मच बायोडाइवर्सिटी है उसको वहाँ पे देखा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अगर हम बात करें कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ईडू मिसमी हैं। ईडू मिसमी कौन होते हैं? बेसिकली ये टाइगर्स को अपना दोस्त के रूप में मानते हैं, उसको ब्रोदर के रूप में मानते हैं। तो टाइगर्स के साथ में आपको कोएग्जिस्टेंस है ईडू मिसमी ट्राइब का आपको देखने के लिए मिलेगा। मोनपा नाम की एक बुद्धिस्ट ट्राइब वहाँ पे रहती है, मोनपा नाम की एक बुद्धिस्ट ट्राइब्स रहती है। इनके द्वारा स्टूडेंट्स क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। मोनपा ट्राइब का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी रहता है। एक बार इसका 2019-20 के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था, गवर्नमेंट के शायद कुछ रिकॉग्नाइज किया गया था मोनपा पेपर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसबी ट्राइब है, वहाँ पे अगर हम बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नामदाफा हमारा जो टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो कमांग जो टाइगर रिजर्व, नामदाफा कमांग जो आसपास ही सिचुएटेड हैं दोनों ही, तो वो वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें भूटान का जो नेशनल एनिमल है, भूटान का जो नेशनल एनिमल है मिसमी टकिन, मिसमी टकिन, मिसमी टाकिन जो है, जो भूटान का नेशनल एनिमल है, वो भी वहाँ पे पाया जाता है। एशियाटिक ब्लैक डियर है, मस्क डियर है। इसके अलावा आपको उस एरिया के अंदर जो झूम कल्टीवेशन है, जो झूम कल्टीवेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? जंगल के अंदर जाएंगे, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ उस एरिया को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद में पेड़ों को वहाँ से क्लियर करने के बाद में वहाँ पे क्या किया जाएगा? उनके द्वारा खेती की जाएगी और उसके बाद में 1 ईयर के लिए दूसरे एरिया के अंदर जाएंगे, वहाँ से पेड़ है उनको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। इसका पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव ये है कि जब ये पेड़ को क्लीन करते हैं तो उसको जलाते हैं वहाँ पे, तो स्लैश एंड बर्न का जो कल्टीवेशन है, जिसके थ्रू वहाँ पे जो मिट्टी का जो प्रोडक्टिविटी है वो लिटिल बिट इंक्रीज होता है कुछ समय के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ का पॉजिटिव है झूम कल्टीवेशन का। तो ट्राइब आपको पता होना चाहिए कि मोनेस्ट्रीज भी है, मोनपा ट्राइब है, वहाँ पे बुद्धिस्ट ट्राइब है, इडू मिसमी ट्राइब है। इसके अलावा और भी मिसमी टाइप का जो ट्राइब है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करें तो दिबांग नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इंडिया चाइना का एक ट्रांजिशन फेज के रूप में है ये कम्प्लीटली, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसको सांगपो के नाम से जानते हैं चाइना के अंदर में, वो भी यहाँ से फ्लो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स आप इनको रीड एंड रिवाइज करना बार बार, जिससे कि आप अच्छे से इनको याद कर सको। और आप देखिए कि आज न्यूज़ के अंदर और भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने बार बार रीड कर चुके हैं, जिनको हम बार बार रीड कर चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है। वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर रहेंगे। एक टॉपिक कम से कम आप देखिए कि 7 to 10 डेज के आसपास न्यूज़ के अंदर रहता है, तो हम उसको बार बार रीड करें, उससे अच्छा है कि हम ओनली सिलेक्टेड जो रीडिंग है उसी को यहाँ पे डेवलप करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।